हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह। वेलकम बैक टू एंड यूट्यूब चैनल। और एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आया हूँ एक छोटे से वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे एआई, जो कि आज की डेट में बहुत एक हॉट टॉपिक है, कैसे हम एआई का यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर, कैसे हम कंपोनेंट्स बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। साथ ही साथ हम उसके ड्रॉबैक्स भी जानेंगे काम करते हुए कि क्यों एआई के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता है। और वो चीज और भी क्लियर हो जाएगी जब हम कंपोनेंट्स को बना रहे होंगे उसके अंदर, और कई चीजें उसमें से नहीं बन पाएंगी, कई चीजें हम ट्राई करेंगे, कई प्रॉम्प्ट्स हम भेजेंगे और वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एआई का यूटिलाइजेशन है वो हम एज अ प्रोफेशनल भी करते हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो यूज करने का दो है। पहली चीज की जो चीज मार्केट में आ चुकी है, आप उसको चाहे पसंद करो चाहे ना करो, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ताकि आप पीछे ना रह जाओ। दूसरी चीज कि एज अ डेवलपर बहुत बार हमारा जो टाइम है वो सेव हो रहा होता है। बेसिक कंपोनेंट जो हमको बार बार बनाने पड़ते हैं, उस चीज से बचने के लिए एआई का यूज किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत इजी है और इसके अंदर सिर्फ हम एक एआई टूल का यूज करने वाले हैं। इसमें एआई के बारे में नहीं समझना है हमें, ना ही हमें रिएक्ट जेएस के बारे में समझना है। अब बिफोर गोइंग इनटू हाउ टू यूज इट और हम कौन सा एआई टूल यूज करने वाले हैं, उन सब के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप सिर्फ रिएक्ट जेएस को सीख रहे हो या आपने सिर्फ स्टार्ट किया है रिएक्ट जेएस सीखना, देन आई डोंट रिकमेंड यू दिस वीडियो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली एआई पे जंप करो, बिकॉज एआई इज ऑल अबाउट गिविंग प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स। मतलब आप उसको एक अच्छा इनपुट दोगे तो वो आपको एक अच्छा आउटपुट देगा, एज सिंपल एज दैट। एक अच्छा इनपुट, एक स्पेसिफिक इनपुट तभी आप दे सकते हो जब आपको पहले से पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए उससे। अगर आपने किसी चीज को पहले डेवलप किया होगा तभी आप एआई से पूछ सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए। आई होप इट इज क्लियर कि ये वीडियो किन के लिए है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम परप्लेक्सिटी एआई का यूज करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी, जो कि ऑब्वियसली बहुत कॉमन है आज की डेट में। और उसी तरह परप्लेक्सिटी एआई भी है। आप वीडियो को पॉज करके इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हो। परप्लेक्सिटी एआई भी फ्री टू यूज है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम डायरेक्टली परप्लेक्सिटी को यूज करते हुए समझेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। एज्यूम मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आप पहले से रिएक्ट जेएस पे काम करना जानते हैं। बस कुछ छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे आप एआई की हेल्प से और भी जल्दी कामों को कर सकते हैं इनसाइड रिएक्ट जेएस, वो इस वीडियो में देखा जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने एक प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ। ये एक प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया था कुछ टेस्टिंग के लिए, और मैंने काफी सारा कोड इसमें से हटा दिया जस्ट टू मेक इट वेरी इजी। और मैं आपको एक बार इसका फ्रंट एंड दिखा सकता हूँ। ये कोड अभी चल रहा है इस वक्त। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और इसमें बस एक ही फंक्शनैलिटी है जो कि रिएक्ट राउटर डॉम की है, जिसमें राउट चेंज हो रहा है, जैसे अबाउट का पेज और होम का पेज, दैट्स इट। इसमें और कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सीखेंगे, बाय द वे ये टेलविंड के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि टेलविंड को सेटअप कैसे करते हैं रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर बिफोर गोइंग एनी फर्दर। तो गाइस, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और अगर आप इस स्टेप पे ध्यान दें तो शायद आपने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर ही लिया होगा, तो इस स्टेप की तो हमें जरूरत नहीं, हमें सीधा इस स्टेप पे आना है। हमें npm install -d tailwind css करना है। उसके बाद हमें इस कमांड को रन करना होता है। जैसे हम ये कमांड को रन करते हैं तो हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक tailwind.config.js बन के आ जाता है, और उसके अंदर हमें सिर्फ इस चीज को रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं होगा, एक एम्प्टी ब्रैकेट होगा, उस चीज को रिप्लेस हम कर देंगे इसके साथ, तो जैसा कि इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, दैट्स इट। इसके बाद एक फाइनल चेंज जो हमें करना होगा वो ये होगा कि हमारी जो index.css है उसके अंदर जाके हमें इस चीज को कॉपी पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। index.css के अंदर जाके सबसे टॉप पे इस चीज को ऐसे रख लेना है, दैट्स इट, आफ्टर इंस्टॉलिंग tailwind css इन योर प्रोजेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं अपने एआई वाले पार्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि परप्लेक्सिटी एआई का इसमें यूज करने वाले हैं। परप्लेक्सिटी एआई की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप चाहे तो नॉर्मली सर्च कर सकते हो परप्लेक्सिटी एआई, पहली जो लिंक होगी उसके अंदर जाके साइन इन कर लीजिए। साइन इन करके एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपके जो पुराने थ्रेड्स है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपने सर्च किया होगा पहले से पहले, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास एक हिस्ट्री की तरह स्टोर होंगी। तो कई बार आपने कोई सॉल्यूशन या कोई भी चीज ऐसी सर्च करी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी हिस्ट्री में जाके माई थ्रेड्स के ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे पुराने थ्रेड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अब हम सीखेंगे इस पे बेसिकली कि कैसे हम प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से, प्रॉम्प्ट मतलब जो इनपुट हम यहाँ पे देते हैं उसकी हेल्प से कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक कार्ड चाहिए जिसके अंदर एक इमेज और 2 बटन होने, प्लस वो टेलविंड सीएसएस की सीएसएस यूज करे। तो अब ये बेसिक सी चीज मुझे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, एआई की हेल्प से हम एक बेसिक चीज को जनरेट करते हैं सो दैट उस बेसिक चीज को बनाने में हमारा टाइम ना जाए। जो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे फिर भी हमें ही करना है, क्योंकि वो हम ही जानते हैं कि उसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, ठीक है।
प्लस एआई इतना कैपेबल नहीं है आज की डेट में। जो GPT-3 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट GPT-4, बट जो GPT-3 है, जो मॉडल यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई चैट जीपीटी यूज करता है, वो इतना भी ज्यादा इस वक्त स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको एग्जैक्टली हर एक चीज प्रोवाइड करता है जो आप चाह रहे हो। हालांकि मैंने इसकी पावर्स देखी हैं, ट्रस्ट मी गाइज, GPT-3 बहुत पावरफुल एआई मॉडल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। लेकिन कितना पावरफुल है और कहाँ कहाँ पे वो लैग करता है वो इस वीडियो में आपको दिख ही जाएगा। ओके, तो अब मैं एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट जो कि मैंने पहले ही रेडी कर लिया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट 5 रिस्पॉन्सिव कार्ड्स इन HTML containing 1 image and then below 2 buttons placed parallel to each other, मतलब साइड बाय साइड, with card having a border radius of 8 pixel and a gradient border color। अब ये चीज मैंने इसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा भेजा है कि यार चल देख लेते हैं, क्योंकि एक ग्रेडियंट बॉर्डर जो होता है ना, उसको क्रिएट करना सिंपली डायरेक्टली आप नहीं क्रिएट कर सकते, उसके अंदर एक अलग तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है। तो एक ये टेस्ट किया जा रहा है एआई को कि क्या भाई तुम ये चीज प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऊपर से एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये चीज हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस, है ना। तो एज यू कैन सी, यूजिंग टेलविंड सीएसएस विद ऑल द कार्ड्स अलाइंड यूजिंग फ्लेक्स और ग्रिड, जो कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है ये। और अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये एक समराइजिंग, एक मतलब एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज जनरेट हो रही है और हमारे पास एक कोड यहाँ पे बन के आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ कोड इसने जनरेट कर दिया और साथ ही साथ एक थोड़ी सी इसने एक्सटर्नल सीएसएस का भी यूज किया जहां पे इसको जरूरत थी। गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये रिस्पॉन्स अभी आया है और जो थोड़ी देर पहले मैंने इसको सेम टू सेम इनपुट दिया था, उन दोनों में डिफरेंस है। आउटपुट के अंदर डिफरेंस है, इनपुट के अंदर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एआई हर बार जब आप उसको एक इनपुट दे रहे हो सकता है सेम प्रॉम्प्ट अगर आप अपने सिस्टम में लिखोगे तो शायद आपको कोई अलग तरीके का आउटपुट आ जाए। एक और चीज, अगर आप इस चीज को चैट जीपीटी पे लिखोगे तो हो सकता है कि उसका आउटपुट बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि जो भी राइट विद मी जो इस चीज को कर रहा है एग्जीक्यूट, हो सकता है कि उनका आउटपुट जो है वो मेरे आउटपुट से अलग हो। ठीक है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एआई हर बार जो इनपुट आ रहा है उसको एक तरीके से प्रोसेस करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये इनपुट मेरे पास पहले आ रखा है तो इसलिए मैं इसको पुराना कोई आउटपुट दे देता हूं जो कि मैंने पहले से ही जनरेट किया हुआ है। ऐसा एआई बिल्कुल नहीं करता। उसके लिए एक बार दिया हो इनपुट और एक ही इनपुट 100वीं बार दिया हो, एक बराबर बात है। वो हमेशा उस चीज को कंप्यूट करेगा और उसका एक आउटपुट जनरेट करके देगा आपको। तो मैं इस कोड को देख लेता हूं पहले एक बार। तो हम इस चीज को यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। पहली बात तो इसने एक डिव क्लास रैप किया है, ठीक है, तो इसने वो चीज तो सॉर्ट कर ही दी है कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा कार्ड्स होंगे इसको ये फ्लेक्स यूज करके एक तरीके से एडजस्ट कर देगा। जैसे कि इसने राउंडेड एलजी और बॉर्डर 2 का यूज किया है, तो ये भी पता चल रहा है कि हाँ कुछ इसने बॉर्डर पे भी काम किया जो कि हमने एक इनपुट में दिया था। साथ ही साथ एक इमेज टैग है और इमेज के बाद 2 बटन है हमारे पास। तो मोटा मोटा इसने चीज वो खड़ी कर दी है जो मैं चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अलग से एक बॉर्डर ग्रेडियंट सीएसएस बनाया है और उस चीज को आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल किया गया है बॉर्डर ग्रेडियंट ऑन अवर डिव टैग। ठीक है, इस वाले डिव के ऊपर बॉर्डर ग्रेडियंट कॉल किया है, पर ये एक एक्सटर्नल सीएसएस है। क्योंकि हो सकता है कि जो हम चाह रहे थे, जो हम बनाना चाहते हैं, जो भी हमने इनपुट इसको दिया है वो डायरेक्टली टेलविंड सीएसएस से पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एआई अपने आप में कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो कैसे फिगर आउट कर पा रहा है कि यार हो सकता है कि उसके पास ऑनलाइन ये डेटा मौजूद ही ना हो कि वो टेलविंड की हेल्प से हर एक चीज परफॉर्म कर ले जो कि हमने उसको इनपुट में दिया था। तो इसलिए उसने एक्सटर्नल सीएसएस की हेल्प ले ली यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल था कि एआई कितना ज्यादा स्मार्ट है। हो सकता है कि हम मतलब मैं चाहता ही नहीं कि मैं एक्सटर्नल सीएसएस यूज करूं, तो यहाँ पे एक हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये तो एआई का डिसएडवांटेज है कि जो मैंने इसको इनपुट दिया था इसने एग्जैक्टली वो आउटपुट नहीं दिया है। मैं चाहता था कि ये चीज भी टेलविंड सीएसएस के अंदर ही परफॉर्म हो जाए, बट ये चीज वो नहीं कर पाया। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड द यूज केस। मेरा यूज केस था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं या नहीं, मैं उस चीज को करके भी खुश हूं। ओके, तो फटाफट से इस कोड को उठा लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिखा है रिपीट द अबव कोड फॉर द रिमेनिंग कार्ड्स। तो उसका कहने का मतलब ये है कि इस डिव के अंदर, मतलब इस लेवल के ऊपर ये जो चीज है इसको हम रिपीट कर लें सो दैट 4 और बार, सो दैट हमारे 5 के 5 कार्ड्स यहाँ पे बन के आ जाएं। परफेक्ट, दिस इज स्मार्ट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं आ जाता हूं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। वहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया था कार्ड्स और उसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं, मैं लिखता हूं होम कार्ड। तो होम कार्ड डॉट जेएक्स और यहाँ पे RFCE का यूज करके, बाय द वे अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है, होता तो नहीं है वैसे, ये VS कोड है और अगर इसके अंदर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं, विच इज ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ठीक है, तो इसको डालोगे तो आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो जो कि मैंने अभी करी थी। होम कार्ड को हटा के यहाँ पे मैं कुछ और पेस्ट कर देता हूँ, प्लस इस चीज को हटा दिया जाए अब, क्योंकि ये रिएक्ट है इसलिए यहाँ पे हर एक टैग या तो सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए या पेड क्लोजिंग होना चाहिए। प्लस इस डिव को मैं एम्प्टी टैग से रिप्लेस कर देता हूँ
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि क्लास को रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लास नेम के साथ। अब इस चीज को एक बार सेव कर देते हैं, और शायद यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई मेरे से, मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया था। ओके, इस चीज को सेव करते हैं। साथ ही साथ जो एक एक्सटर्नल CSS थी उस चीज को भी अब ऐड कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं बहुत एक सिंपल सी चीज करूंगा, मैं इस चीज को कॉपी करूंगा और मैं वापस जाऊंगा अपने कोड में, और मैं एसेट्स के अंदर CSS के अंदर एक नया CSS बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा styles.css। तो जो भी स्टाइल मैं इसके अंदर डालना चाहूंगा रैंडमली वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे पेस्ट करके होम कार्ड के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं style.css। परफेक्ट। तो अब हम एक बार फ्रंट एंड पे आने से पहले इसको कॉल तो कर लूँ, मैं तब तो फ्रंट एंड पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें होम टैब के अंदर आ चुका हूँ अपने, और इस डिव के नीचे आके मैं होम कार्ड को यूज करता हूँ और चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा कार्ड कैसा दिख रहा है। प्लस क्योंकि हमारे पास इमेज यहाँ पे उसने दी है, लेकिन हमारे पास इमेज ऐसी कोई है नहीं, तो इमेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो भी पहले ही प्रोवाइड कर दी जाए। तो यहाँ पे हम एक सैंपल दे देते हैं। एक सैंपल इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसी का यूज कर लेंगे हम। इंपोर्ट सैंपल फ्रॉम एसेट्स के अंदर जाना है मुझे। एसेट्स के अंदर मेरे पास इमेज का फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर एक image.jpg है। तो वो चीज़ अगर आपको मैं दिखा भी दूं तो ये रही यहाँ पे एसेट्स के अंदर CSS को बंद किया जाए, इमेज के अंदर image.jpg। ठीक है, तो इस चीज़ को सेव कर लिया जाए और आते हैं वापस। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक हमारे पास कुछ इसने बना के तो दिया है, कुछ तो है भाई जो हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे एक इमेज है जो कि पीछे यूज कर रहे हैं, ये इमेज मैंने यूज करी थी, और आप देख सकते हो कि बॉर्डर पे ग्रेडियंट आ चुका है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बॉर्डर पे एक ग्रेडियंट है मेरे पास। ध्यान से मैं इस इमेज को अभी के लिए हटा दूं एक बार, अगर सो दैट हमें ग्रेडियंट दिखे अच्छे से। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ऐसा कुछ इसने कोड बना के दिया हुआ है। परफेक्ट, इसी को सेव कर लिया जाए। अब मुझे लग रहा है कि इस बॉर्डर की कोई जरूरत है नहीं है, तो मैं बॉर्डर को हटा भी सकता हूं। तो उसके लिए मैं इस बॉर्डर ग्रेडियंट को हटा दूंगा यहाँ से, और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है। तो आप देख सकते हो कि एक ग्रे कलर का बॉर्डर आ चुका है, जो कि बेसिक आना ही था क्योंकि मैंने बॉर्डर 2 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इस चीज़ को अब मैं रिपीट कर लूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो इसने होवर प्रॉपर्टी अपने आप ही सेटिस्फाई कर दी है, मैंने इसको कुछ नहीं दिया है। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि इसने स्मार्ट इनफ है, तो इसने अपने आप ही कुछ चीज़ें कर दी हैं जो इसको लगा कि कर देनी चाहिए। अब हमारे पास एक बेसिक कार्ड बन के आ चुका है। इसके अंदर जो चीज़ हमें चेंज करनी है हम वो कर सकते हैं। हमें इसकी विड्थ चेंज करनी है, हमें जो भी करना है। मेरा टाइम कहाँ बचा है? मेरा टाइम इस चीज को डेवलप करने में बचा है। मेरे पास एक बेसिक ढांचा आ गया, अब उसके अंदर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के जो चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपना टाइम सेव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स। अब हो सकता है कि मेरे को या आपको आउटपुट अलग है, आपको हो सकता है कि ऐसा कुछ CSS आए ना, हो सकता है जैसा मेरे साथ पिछली बार हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैंने लास्ट टाइम जो इसको इनपुट दिया था तो मेरे पास क्या आउटपुट आया था इसका, तो वो आउटपुट कुछ ऐसा आया था। ये आउटपुट आया था मेरे पास, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल CSS नहीं है। प्लस इसके अंदर जो बॉर्डर ग्रेडियंट हमने यूज किया था वो भी इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें ऑब्वियसली एक्सटर्नल CSS का यूज करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज कि इसने यहाँ पे खुद ये चीज को रिपीट कर दिया, जो कार्ड्स बनाए थे उसको इसने खुद यहाँ पे बना के दे दिया है, रादर देन ये बताते हुए कि तुम इस चीज को रिपीट कर लो सो दैट आपके 5 कार्ड्स बन जाए। इसने पांचों के पांचों कार्ड्स मुझे बना के दे दिए थे। सेम प्रॉम्प्ट है ये, आप देख सकते हो सेम टू सेम प्रॉम्प्ट है, इसमें एक स्टेप भी मैंने चेंज नहीं करा है, लेकिन आउटपुट इज डिफरेंट। तो आपको भी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस कि जब हम AI से काम करवा रहे हैं तो हो सकता है कि आप और आपका दोस्त साइड बाय साइड 2 सिस्टम पे बैठे हो, लेकिन आप दोनों सेम इनपुट देने के बाद भी आउटपुट डिफरेंट है। तो ये एक एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज दोनों साबित हो सकता है बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव एंड यूज केस। ऑलराइट, तो अब इस कार्ड को मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर लूं यार। मैं चाहता हूं मेरे पास 5 कार्ड्स हो, तो मैं इसको फटाफट से रिपीट कर लेता हूं। शायद ये है वो। परफेक्ट, तो मैंने रिपीट कर लिया है कार्ड्स को, और जैसा कि आप देख सकते हो कि वो चीज मेरे पास आ रही है। फ्लेक्स का यूज करा है तो इसलिए वो रैप हो जा रही है नीचे की तरफ। देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं। तो थोड़ा सा आ जाते हैं, और प्लस हम मुझे दिख रहा है कि अच्छे से रिस्पॉन्सिव है। ऐसे आ जाते हैं एक बार, तो मैं देख सकता हूँ कि रिस्पॉन्सिव तो है। तो मेरा काफी हद तक काम तो इसने कर ही दिया, थैंक्स टू AI कि इसने इस चीज को रिस्पॉन्सिव पहले से बना दिया है, जो कि मैंने इनपुट्स में इससे पूछा था, और मेरे पास कुछ कार्ड बन के आ चुके हैं। अब मेरे को जो इसमें चेंज करना मैं कर सकता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना मैं डाल सकता हूँ, वो मेरी डेवलपमेंट के ऊपर निर्धारित है। अब आ जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक ऐसा सेक्शन हो जिसमें एक साइड पे इमेज हो और एक साइड पे टेक्स्ट और लॉगिन फील्ड हो, कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए।
तो मैं इनपुट प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इसको इनपुट दिया, क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव सेक्शन इन HTML फॉर रिएक्ट यूजिंग टेलविंड CSS वेयर ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ टाइटल एंड देन 2 टेक्स्ट फील्ड्स विद अ सबमिट बटन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन देयर इज एन इमेज। तो अगर इस चीज को आप इमेजिन कर सको तो मैंने अब एक कंपोनेंट सोचा है अपने दिमाग में, जिसका एक साइड जो है अगर उसको बीच में से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके इस साइड पे, राइट साइड पे एक इमेज हो और लेफ्ट साइड पे एक टाइटल हो और टाइटल के नीचे 2 फील्ड्स हो और एक सबमिट बटन हो। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने सेक्शन को इमेजिन कर रहा हूँ और वो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इमेजिन किया मुझे वैसा वैसा कुछ मोटा मोटा मिल जाए एक टेम्पलेट के फॉर्म में AI की हेल्प से। तो मैं इस आउटपुट को जो यहाँ पे आ रखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको इस बार रिएक्ट में पूछा था, बट जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है वो HTML के अंदर ही आया है। आई डोंट नो व्हाई, पर हो सकता है आपको रिएक्ट के अंदर डायरेक्टली मिल जाए। मैं नहीं चाहता मैं बार बार इस क्लास नेम को चेंज करूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतना तो हम सहन कर ही सकते हैं। अब एक पेज और बना लेते हैं यहाँ पे और उस पेज का नाम देते हैं यूजर इनपुट डॉट JS। एक पेज बना रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, और जो भी हमारे पास आउटपुट आया था उस चीज को मैं इसके अंदर सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो उसको पहले सेल्फ क्लोजिंग किया जाएगा और उसके बाद इमेज टैग को भी सेम चीज सेल्फ क्लोज किया जाएगा। तीसरी चीज की हमें जो क्लास है उस चीज को रिप्लेस करना है क्लास नेम की हेल्प से, क्लास नेम से। ओके परफेक्ट, नेमर नहीं नेम, और इस चीज को सेव कर लिया जाए। अब मैं app.js पे आ जाता हूँ और एक और एक्स्ट्रा राउट बना देता हूँ सो दैट मेरे पास एक और पेज के लिए राउट हो, और उसको मैं नाम दे दूंगा यूजर इनपुट, ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैं उस पेज को उठा लेता हूँ यूजर इनपुट। ओके परफेक्ट, तो इस चीज को सेव किया जाए। साथ ही साथ मेरा जो नैव बार है उसके अंदर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 2 ही बटन थे, अब मुझे एक और बटन वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं नैव बार के अंदर चला जाता हूँ और नैव बार के अंदर जाके एक सेक्शन और यहाँ पे बनेगा, वो मेरा यूजर इनपुट होगा। तो यहाँ पे मैं उसको यूजर इनपुट कर देता हूँ, एग्जैक्टली सेम टू व्हाट आई डिड। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। मैंने पहले ही कहा था कि रिएक्ट पे जिसने पहले से काम किया है वो इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर इनपुट दे देते हैं और इस चीज को सेव करता हूँ। साथ ही साथ एक और फाइनल चेंज वो ये कि मुझे इसके अंदर नैव बार को कॉल कराना पड़ेगा और शायद फुटर को भी मुझे कॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि वो दोनों चीजें इसके अंदर हो। अब आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर और मेरे पास अब 3 बटन आ चुके हैं। मैं एक बार इस पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे आया है। अब हो सकता अगेन यहाँ पे इमेज नहीं है तो सैंपल इमेज का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इमेज क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज करूंगा। सैंपल इमेज मेरे को चाहिए यहाँ पे एक, और सैंपल इमेज मैं लेके आऊंगा कहाँ से, अपने एसेट्स में से। एसेट्स में से इमेज के अंदर से जाके .jpg और इसको सेव किया जाए। आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। आप देख सकते हो कि कुछ जो चीज मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको ये नहीं बताया कि इसको मुझे पैरेलली प्लेस ना करते हुए एक के नीचे दूसरा प्लेस करना है। मैं चाहता था कि टेक्स्ट फील्ड इनपुट 1 और जो 2 है वो एक के नीचे दूसरा हो, ना कि पैरेलली हो, एक दूसरे के साइड में हो। प्लस साथ में इसने बीच में बॉर्डर भी नहीं दिया। तो आप देख सकते हो कि जो इनपुट है वो अच्छे से ना दिया जाए तो कुछ ऐसा आउटपुट आपके पास आता है। तो जो आपके डिजायर्ड इमेजिन्ड चीज थी वो आपको एज इट इज इनपुट में देनी पड़ती है। आ जाते हैं वापस अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर और सेम चीज को कॉपी करते हैं जो हमने इनपुट इसको दिया था, बट इस बार एक छोटा सा चेंज इसमें करेंगे। वो ये करेंगे कि भाई मैं जो, अब हो सकता है यार कि आप ना इतना टाइम वेस्ट करना चाहो कि एक और मैं प्रॉम्प्ट दूं उसको वापस से जाके, और आप सीधा फटाफट से जाके अपने कोड के अंदर इसको चेंज कर लो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस बार आउटपुट मेरे पास सेम आएगा जब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो इसलिए एक बार हम यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। 2 टेक्स्ट फील्ड्स, 1 below the other with some margin in between। अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 टेक्स्ट फील्ड्स, 1 below the other with some margin in between। That's it। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। पहले वो चीज को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता है कि क्या उसने किया और फिर उसका वो कोड दे देता है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ना लिखूं तो शायद ये मेरे को कोड का आउटपुट भी ना दे, ठीक है। तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मोटा मोटा इसने कहाँ पे चेंज किया। मुझे पता है कि यार इसने जो चेंज किया होगा ना वो इस सेक्शन में किया होगा। तो एक बार हम इस कोड को यहाँ से उठा लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कोई चेंज इसने किया नहीं है, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं जस्ट इन केस। और चेंजेस वही हमें करने पड़ेंगे। अगेन इनपुट फील्ड को हमें सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करना पड़ेगा।
इस चीज़ को सेव करते हैं और एक बार वापस आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर और चेक करते हैं कि कोई चेंज आया कि नहीं। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई चेंज आया। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इसे नहीं समझ में आएगा या वो ये इनपुट इसको नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज आपने देखे एआई के कि कैसे कुछ चीज़ें ये इंप्लीमेंट कर पाता है, बट कुछ चीज़ें ये इंप्लीमेंट शायद आपके लिए करते, मेरे लिए नहीं करा, ठीक है। ये आपका इनपुट जो है वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज और इतना ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट है कि हाँ, वो जो एआई है वो उसको अच्छे से समझ पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है और वो आपको आउटपुट भी उसी हिसाब से दे रहा है। यार दुनिया ना बहुत पैसा ले रही है लोगों से सिर्फ ये सिखाने के लिए कि ये टुच्ची चीज को कैसे यूज करना है। एक टूल है जिसके अंदर जिसको गूगल सर्च की तरह आपने यूज करना है। और मतलब इमेजिन करो कि अगर आपसे कोई ये पैसे मांगे कि गूगल पे कैसे सर्च करना होता है, ब्राउजर पे कैसे सर्च करना होता है, आइए मैं आपको ये सिखाता हूँ, बट इसके मैं आपसे पैसे लेने वाला हूँ। मतलब 90% वही सेम चीज होती है एआई। उसके अंदर आपको सिर्फ इनपुट देना होता है जिसको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होना होता है, दैट्स इट। अब यार ये चीज जो प्रिसीजन है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आने वाली है, ठीक है। आपको क्या लगता है इन प्रॉम्प्ट्स का जब मैंने यूज किया तो क्या मैंने किसी को पैसे देके सीखा कि कैसे किया जाता है? नहीं, सेम टू सेम गूगल सर्च पे जैसे करते हैं सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, बस इस बार उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, दैट्स इट। इससे हमें एक एग्जैक्टली सेम आउटपुट मिलता है जो कि हम चाहते हैं हमें मिल जाए। और कई बार ऐसा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वी आर डेवलपर्स और हमें पता है कि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए था ताकि हमारा टाइम बच जाए और उसके बाद मैं उस पर और अच्छे से रिफाइन करके उसको अच्छे से खड़ा कर लिया जाए प्रोजेक्ट को, है ना। तो ये वीडियो इसी के अराउंड था कि कैसे हम इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। और मैं सही बताऊं आपको, सिर्फ टेलविंड सीएसएस नहीं, आप नॉर्मल कस्टम सीएसएस यूज कर रहे हो तो भी आप इसमें काम कर सकते हो। अगर आप मटेरियल यूआई का यूज कर रहे हो तो भी आप इसमें काम कर सकते हो। ट्रस्ट मी, प्रोफेशनली मैं मटेरियल यूआई को बहुत यूज करता हूँ और मटेरियल यूआई के बेस कंपोनेंट्स मैंने कई बार इस एआई की हेल्प से जनरेट करे हैं, जस्ट टू सेव माई टाइम, सो दैट मैं उस चीज को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा सकूं, रेदर देन जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको मेरे को बार बार खड़ा करना होता है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ एक एक्सपोजर आपको मिला हो। अगर आपने पहले से इस टिप को, इस ट्रिक को अपने काम में नहीं यूज किया हो आज तक तो आप करें इसको। और ट्रस्ट मी गाइस, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, एआई आज तो हमें बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करते हुए, शायद ये कल को हमारी जॉब्स खा ले, शायद इतना एडवांस हो जाए कि एक डेवलपर की भी जरूरत ना हो। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, नॉट डू आई से कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि कोई चीज जो मार्केट में आ चुकी है, जो एक रियलिटी बन चुकी है, चाहे आप उसको पसंद करते हो या आप उसको पसंद नहीं करते हो, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको वो चीज आनी ही चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। साथ ही साथ मैं अब एक नेक्स्ट.जेएस के बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जो अगला वीडियो होगा वो एक होपफुली एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होगा और वो नेक्स्ट.जेएस के ऊपर होगा बेस्ड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।